हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर की मैथ्स को सॉल्व करेंगे, जिसमें आज का पेपर हम लोगों का जुलाई 2019 का पेपर है और इसकी हम पेपर 1 की मैथ्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए आप देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है। कोई संख्या है 50, उसमें कोई पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, तो हमने मान लिया उसमें x जोड़ी जाती है। उसके बाद आगे कह रहा है फिर वही संख्या घटा दी जाती है। 50 में जो संख्या हमने जोड़ी थी फिर वही संख्या घटा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा। ऐसे में दो संख्याएं प्राप्त हो गई हैं, इनका टोटल बताना है, तो हम इनको जोड़ देंगे। x से x कैंसिल हो जाएगा, ये 100 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते। क्वेश्चन में कहा था 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती, तो 50 हमारी संख्या थी, इसमें एक संख्या हमने x जोड़ दी। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है, वो संख्या घटा दी। इस प्रकार हमें दो संख्याएं मिल गई, इन दोनों का टोटल क्या होगा। हमने दोनों को जोड़ दिया, x से x कैंसिल हो गया, 50 50 100 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम जो है वो 5.3 किलोग्राम। आगे कह रहा है 2100 ग्राम किशमिश जो है वो 2100 ग्राम है। फिर आगे कह रहा है कि काजू 2.2 किलोग्राम। जो काजू है वो 2.2 किलोग्राम। आगे दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम, 2100 ग्राम किशमिश और 2.2 किलोग्राम काजू को आपस में मिला दिया। इस मिश्रण के बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए, प्रत्येक पैकेट का भार हमें बताना है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ये 5.3 किलोग्राम है, ये 2.3 किलोग्राम है, ये ग्राम में है और हमारे सारे ऑप्शंस भी ग्राम में, इसलिए हम इसको पहले ग्राम में चेंज कर लेंगे। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इसलिए 5.3 किलोग्राम में 5.3 गुणे 1000, यानी ये 5300 ग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट है किशमिश, ये तो 2100 ग्राम दिया ही हुआ है। ऐसे ही काजू को चेंज कर लेंगे, ये 2.2 गुणे 1000 ग्राम, ये हो जाएगा 2200 ग्राम। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है इन तीनों को आपस में मिला दिया जाता है, इसलिए हम इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे। 5300 ग्राम, 2100 ग्राम और 2200 ग्राम, इनका टोटल कर लेते हैं। ये 0 0 3 4 2 6 5 2 7 2 9 9600 ग्राम। इन तीनों को आपस में मिलाने पर हमें जो मिश्रण प्राप्त हुआ वो 9600 ग्राम का प्राप्त हुआ। अब कह रहा है जो हमें मिश्रण प्राप्त होता है, जो भी हमें मिश्रण प्राप्त होता है उसको हम 2 दर्जन पैकेटों में भरते हैं, तो प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा। 1 दर्जन में होते 12 पैकेट, इसलिए 2 दर्जन में 24 पैकेट हो जाएंगे। 2 गुणे 12 बराबर 24 पैकेट। अब क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा, तो हमारा कुल जो भार था वो 9600 ग्राम था, 9600 और पैकेटों की संख्या हमारी थी 24। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा प्रत्येक पैकेट का भार आ जाएगा। 24 से काट देंगे 400, तो 400 ग्राम, यानी जो प्रत्येक पैकेट का भार होगा वो हमारा 400 ग्राम होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमको दिया था बादाम 5.3 किलोग्राम, इसको हमने चेंज कर लिया 5300 ग्राम में। फिर कह रहा है किशमिश, ये 2100 ग्राम दिया ही था। फिर काजू 2.2 किलोग्राम, इसको हमने चेंज कर लिया 2200 ग्राम में। अब कह रहा है इन तीनों को आपस में मिला दिया जाता है और एक मिश्रण प्राप्त होता है, तो हमने इन तीनों को आपस में मिला दिया, हमें 9600 ग्राम का एक मिश्रण प्राप्त हुआ। अब कह रहा है इस मिश्रण के बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए गए, तो प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा। तो 2 दर्जन में हमारे 24 पैकेट होते हैं। अब हमारा कुल भार था 9600 ग्राम, पैकेटों की संख्या हमारी 24 थी, दोनों को डिवाइड कर दिया तो 400 ग्राम हमें प्राप्त हो गया। ये हमारा प्रत्येक पैकेट का भार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड। इसमें कह रहा है कि एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। जो पानी है वो 3/7 भाग में है और कह रहा है बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की और आवश्यकता है। 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। तो हमसे पूछ रहा है बीकर की धारिता क्या होगी। तो बीकर की धारिता निकालने के लिए सबसे पहले हम देख रहे हैं 3/7 भाग पानी भरा हुआ है, तो हम खाली भाग निकाल लेंगे। पूरा हमारा भाग जो होता है किसी भी बीकर का या किसी भी टंकी का जो पूरा भाग होता है वो 1 भाग होता है। जो भी हमारी धारिता होती है वो 1 भाग हम मान के चलते हैं। तो 3/7 भाग भरा हुआ है, तो खाली भाग हम निकाल सकते हैं। यहाँ से खाली भाग, पूरा भाग 1 भरा हुआ 3/7 माइनस कर देंगे तो हमारा खाली भाग आ जाएगा। तो ये हमारा 4/7 भाग जो है ये खाली है। अब कह रहा है इस खाली भाग को भरने के लिए हमें 16 लीटर पानी की आवश्यकता होगी, यानी जो 4/7 भाग है ये 16 लीटर के बराबर होगा।
तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 4/7 भाग बराबर 16 लीटर। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं एक भाग निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, 16 × 7/4, 4 चक्कू 16, ये आ जाएगा 28 लीटर। अब जो है हमारा एक भाग आ गया 28 लीटर और यही टंकी की धारिता होगी, क्योंकि हम पूरा भाग को मान के चलते हैं, जो पूरा भाग हमारा एक होता है और एक भाग आया 28 लीटर, तो ये टंकी की धारिता हो जाएगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे कह रहा था 3/7 भाग भरा हुआ है, बाकी भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है, तो हमने खाली भाग निकाल लिया 4/7। अब 4/7 को भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है, तो ये बराबर हो जाएगा 16 लीटर के, तो वहाँ एक भाग आ गया 28 लीटर, यही टंकी की धारिता हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। इसमें कह रहा है एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। अब हमसे आगे क्वेश्चन में कह रहा है अगर वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो वर्ग का परिमाप कितने गुना हो जाएगा। तो पहले हमें वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर दी है, हम इसका परिमाप निकाल लेते हैं। परिमाप 4 गुणे भुजा होता है वर्ग का परिमाप, तो 4 गुणे भुजा हमारी 10 है, यानी 40 सेंटीमीटर। ये 40 सेंटीमीटर हमारे वर्ग का परिमाप आ गया। हमसे कह रहा है अगर भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, तो हम ये कह सकते हैं नए वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, 2 गुना, यानी 2 गुणे 10, तो 20 सेंटीमीटर आ गया। अब हम इसका परिमाप निकाल सकते हैं, नए वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, 4 और भुजा है हमारी 20, ये आ गया 80 सेंटीमीटर। हमसे क्वेश्चन में पूछा था अगर वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो परिमाप कितने गुना हो जाएगा। तो पहले हमारा परिमाप था 40 सेंटीमीटर, अब हो गया 80 सेंटीमीटर, यानी ये 2 गुना हो गया। तो जो वर्ग की भुजा 2 गुना करने पर परिमाप भी 2 गुना हो जाएगा। और ये हमेशा ही ये होता है, जितने गुना भुजा की जाती है उतने ही गुना हमारा परिमाप हो जाता है। अगर भुजा को हम 3 गुना करेंगे तो परिमाप भी हमारा 3 गुना होगा, भुजा 4 तो परिमाप भी हमारा 4 गुना होगा। ऐसे जितने गुना भुजा की जाएगी उतने ही गुना हमारा परिमाप हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। मैं दिया था वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, परिमाप हमने निकाल लिया 4 गुणे भुजा से, 40 सेंटीमीटर आ गया। फिर कह रहा है अगर वर्ग की भुजा 2 गुनी कर दी जाए, अब हमारी भुजा हो गई 20 सेंटीमीटर, हमने इसका परिमाप निकाल लिया 80 सेंटीमीटर। अब पहले से ये 2 गुना हो गया, इसलिए हमारा परिमाप जो है वो 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले पहला ऑप्शन पिक कर लेते हैं, 30.5, 3.50, 3.055, 3.005, 3.005, 0.355। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इन सब में सबसे बड़ी डिजिट है हमारी 30.5, तो सबसे पहले 30.5 आ जाएगा। अब इससे छोटी डिजिट देखेंगे कौन सी है, इससे छोटी डिजिट है हमारी 3.50, तो 3.50 आ जाएगा। अब इससे छोटी डिजिट देखेंगे तो ये देख रहे हैं 3.055 है, ये 3.05 है, यानी ये वाला बड़ा है, तो 3.055। अब इससे छोटी ये हो जाएगी 3.05। अब इससे छोटी डिजिट देखेंगे इन दोनों में, तो ये 3.005 में आ जाएगा, फिर 0.355, यानी जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन था यही ऑप्शन हमारा सही था। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए सबसे बड़ी डिजिट, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, इस तरीके से व्यवस्थित करते रहते हैं तो हमें अवरोही क्रम प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश होंगे। तो चतुर्थांश का मतलब होता है कितने 1/4 होंगे। तो 18 सही 3/4 है, इसको पहले हम साधारण भिन्न में चेंज करेंगे, 18 चौक 72 और 3 75/4। अब हमारा क्वेश्चन बन गया 75/4 में हमारे कितने 1/4 होंगे। तो ये निकालने के लिए 75/4 है हमारे, इसमें 1/4 कितने होंगे, ये निकालने के लिए हम 1/4 से भाग दे देंगे। अब ये बटे का बटा जो होता है ये सबसे ऊपर चला जाता है और ये यहाँ इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो जाएगा 75 × 4 बटे 1 × 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 75 हमारा आंसर हो गया। यानी कि 18 सही 3/4 में 75 चतुर्थांश होंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमको दिया था 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश होंगे, यानी मतलब कितने 1/4 होंगे। तो इसको हमने साधारण भिन्न में चेंज किया, 75/4 आ गया। अब हमें निकालना था कितने चतुर्थांश होंगे, यानी कितने 1/4 होंगे, तो 1/4 से हमने इसको भाग दे दिया, तो हमारा 75 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि अंकों 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 6, 7, 8 इनको इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि योग करने पर हमें अधिकतम संख्या प्राप्त हो। ये हमको 3 खाली जगह दिए हैं। अब हमको ऐसे संख्याओं को यहाँ पर व्यवस्थित करना है कि जब हम इनका टोटल करें तो सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो।
तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए जो हमारी सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे जो भी हमारी डिजिट दी होती है उनमें से जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको हम बाईं ओर लिखते हैं, फिर उससे छोटे नंबर को उसके नीचे लिखते हैं, फिर उससे छोटा अंक जो 6 है इसको इसके पड़ोस में लिखते हैं, 4 को उसके नीचे, फिर उससे छोटा यहाँ, उससे छोटा यहाँ पर, इन तीनों को जोड़ देते हैं, 5 6 4 10 8 7 15 1 16। तो जब हम इस प्रकार से व्यवस्थित करने पे जो हमारी सबसे अधिकतम जो संख्या आएगी वो 1605 होगी, ये 1605 ही हमारा आंसर होगा। ऐसे जब भी कोई भी नंबर दिए हो हमें अधिकतम संख्या निकालनी हो तो जो सबसे बड़ी संख्या है उसको हम बाईं ओर से रखना पुट करेंगे, उससे छोटी उससे नीचे, उससे छोटी पड़ोस में, उससे छोटी उसके नीचे, उससे छोटी बिल्कुल लास्ट में, और उसके बाद टोटल करके बता सकते हैं कितने योग करने पर सबसे बड़ा नंबर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 1 0 1 1 ये हमें बाइनरी में दिया है और इसको हमें डेसिमल में चेंज करना है, तो यहाँ पे खाली जगह में क्या आएगा, मतलब हमें बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना है। जब भी हमें बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना होता है तो हम ये संख्या लिख लेते हैं जो भी हमें दी है बाइनरी में, उसके बाद हम दाईं ओर से स्टार्ट करते हैं और सब जो पहली संख्या है इसको लिखते हैं और मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 0 कर देते हैं। उसके बाद वाली संख्या लेते हैं, उसमें मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 1, उसके बाद की संख्या लेते हैं और मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 2, उसके बाद की संख्या मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 3। 2 की पावर हम यहाँ पर बढ़ाते चले जाते हैं, फिर 1 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 4। उसके बाद अब हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 की पावर 0 यानी 1, 1 गुणे 1, 1 2 की पावर 1 यानी 2, ये 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई होगी 0 आएगा। फिर उसके बाद 1 इंटू 2 की पावर 3 यानी 8, फिर 1 इंटू 2 की पावर 4 यानी 16। कैलकुलेट कर लेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 0, ये 8 और ये 16। अब इन सबका ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 16 8 24 2 26 और 1 27। ऐड करने पे 27 आया, तो हमारा जो यहाँ पर भरना था हमें खाली जगह में, यहाँ पे 27 आएगा, यानी बाइनरी से डेसिमल में चेंज करने पे ये संख्या 27 आएगी। यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं, जो भी हमारी संख्या होती है बाइनरी में, जिसको हम डेसिमल में चेंज करने के लिए हम सबसे पहले बाइनरी संख्या जो भी हमें चेंज करनी है उसको उठाते हैं और दाहिनी तरफ से लिखना स्टार्ट करते हैं। राइट साइड पे जो डिजिट होती है, यानी जैसे यहाँ पे 1 है, 1 और 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। पहले 2 की पावर 0 से, फिर अगली संख्या में 2 की पावर 1 से, अगली में 2 की पावर 2 से, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4। ऐसे अगर आगे और संख्या होती तो आगे हम 2 की पावर्स को बढ़ाते जाते हैं, फिर सबको कैलकुलेट करके सारा ऐड कर देते हैं, तो जो भी हमारी वैल्यू आती है वही हमारा आंसर होता है। जैसे यहाँ पे 27 आया है तो 27 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 टेनिस खेलते हैं, 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं और बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या हमको 160 दे रखी है और शतरंज खेलने वाले छात्रों की संख्या हमसे पूछी है। तो ऊपर अगर हम ऊपर वाली लाइन में देखें तो हमको भाग भी दिया, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, यानी जो पूरे 1/4 भाग है जो वो वॉलीबॉल खेलते हैं। तो अगर हम मान लें यहाँ पे कुल छात्र अगर हम x मान लें तो इसका 1/4 भाग वॉलीबॉल खेलता है, तो x/4 जो है वॉलीबॉल खेलने वाले छात्र आ जाएंगे हमारे। हमको वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या भी दे रखी है 160, तो ये जो इक्वल हो जाएगी 160 की हो जाएगी। तो यहाँ से हम कुल छात्र निकाल सकते हैं, 160 गुणे 4, तो ये x की जो वैल्यू आ जाएगी 640 आ जाएगी। यानी हमारे जो भी कुल छात्र है वो 640 है। तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है 1/16 भाग जो है हमारा शतरंज खेलते हैं, तो कुल विद्यार्थी हमारे कितने थे 640, इसका 1/16 भाग शतरंज खेलते हैं, निकाल देते हैं 16 चक्कू 64 40, यानी 40 जो हमारे विद्यार्थी हैं वो शतरंज खेलते हैं। बाकी हमें किसी चीज़ से भी मतलब नहीं था, फुटबॉल के खिलाड़ियों से, तैराकी से, किसी से कोई मतलब नहीं था। हमें वॉलीबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 160 दी थी, वॉलीबॉल खेलने वाले जो विद्यार्थियों का भाग दिया था 1/4 भाग, कुल छात्र हमने x मान लिए, तो x/4 हमारे वॉलीबॉल खेलने वाले पता चल रहा है। इसकी संख्या हमको 160 दी थी तो हमने कुल छात्र निकाल लिया, 640 हो गए। हमसे कह रहा है कुल छात्र का 1/16 भाग चेस खेलते हैं, तो 640 हमारे कुल छात्र थे, इसका 1/16 चेस खेलते हैं, तो चेस हमारे आ गए 40।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है आशा घर के खर्च में से कुछ रकम बचाकर मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 50 रुपये, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग सोमवार को 50 रुपये। आगे कह रहा है बुधवार को 100 रुपये, बुधवार को 100 रुपये, और शुक्रवार को 80 रुपये बचाती है, और शुक्रवार को वो 80 रुपये बचाती है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा था आशा जो है सोमवार को 50 रुपये, बुधवार को 100 रुपये और शुक्रवार को 80 रुपये बचाती है। तो हम जो देख लेते हैं टोटल उसने कितना रुपये बचाया, 100, 50, 150 और 80, 230 रुपये। टोटल उसने 230 रुपये बचाया। लेकिन अब आगे वाली लाइन में कह रहा है कि रविवार को इसमें से 60 रुपये खर्च कर देती है। तो रविवार को जो उसने खर्च किए 60 रुपये, यानी 230 उसने बचाए थे, उसमें से 60 खर्च कर दिए यानी माइनस कर दिए, तो हमारा 170 रुपये आ गए। यानी सोमवार से लेकर रविवार तक यानी एक सप्ताह में उसने 170 रुपये बचाए। अब वो फ़ोन लेना चाहती है 5,950 रुपये का। जो फ़ोन की कीमत है, मोबाइल फ़ोन की कीमत है जो, वो 5,950 रुपये है, और एक सप्ताह में उसने बचाया 170 रुपये, और फ़ोन उसे लेना है 5,950 का। तो कितने सप्ताह उसे बचत करनी पड़ेगी? तो ये निकालने के लिए कितने सप्ताहों की संख्या निकालने के लिए हमें फ़ोन की कीमत यानी कुल कीमत हमारी जो 5,950 है, तो एक सप्ताह में जितने उसने बचाया 170, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे सप्ताहों की संख्या पता चल जाएगी। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 17 दिया 51, बचा 8, 17 पचे 85, यानी 35 सप्ताह जब वो बचत करेगी तब वो 5,950 रुपये का फ़ोन खरीद पाएगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमको दिया था सोमवार को 50 रुपये बचाती है, बुधवार को 100 रुपये, शुक्रवार को 80 रुपये। हमने देखा उसने 3 दिनों में 230 रुपये बचाए। फिर रविवार को उसने 60 रुपये खर्च कर दिए, यानी अब 170 रुपये बचे। एक सप्ताह में उसने 170 रुपये बचाए। उसे फ़ोन खरीदना है 5,950 रुपये का, एक सप्ताह में उसने बचाया 170 रुपये। अब उसे कितने सप्ताह ऐसे बचाना पड़ेगा? तो फ़ोन की कीमत जो हमारी टोटल कीमत है यानी 5,950, उसको हम डिवाइड कर देंगे एक सप्ताह में जितने उसने रुपए बचाए, तो हमारे सप्ताहों की संख्या पता चल जाएगी। 35 सप्ताह उसे और बचत करनी पड़ेगी, तब वो 5,950 रुपये का फ़ोन खरीद पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है दीपा एक डाकघर में पत्र और पार्सल डाक से भेजने के लिए जाती है। डाक की दरें इस प्रकार चित्रित की गई हैं। पत्र का भार दे रखा है 20 ग्राम या उससे कम 5 रुपये, प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम के लिए 2 रुपये। ऐसे ही पार्सल का भार दे रखा है 50 ग्राम या उससे कम के लिए 5 रुपये, प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 3 रुपये। अब आगे कह रहा है दीपा 2 पार्सल क्रमशः 250 ग्राम, पार्सल जो है 250 ग्राम और 300 ग्राम के हैं। क्वेश्चन में हमको दिया है 50 ग्राम के लिए 5 रुपये या उसके अतिरिक्त के लिए 3 रुपये देना पड़ेगा। तो आसानी से हम इसको समझने के लिए इसको हम 50 में तोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। ये 250 ग्राम को हमने 50 में चेंज कर लिया। पहले जो 50 ग्राम है इसके लिए तो 5 रुपये देना पड़ेगा, बाकी अतिरिक्त के लिए 3 रुपये, 3 रुपये, 3 रुपये, 3 रुपये, इन सबको ऐड कर देंगे हम। तो ये हो जाएगा 5, 3, 8, 3, 11, 3, 14 और 3, 17 रुपये। तो यानी कि जो 250 ग्राम का पार्सल था इसके लिए हमें 17 रुपये देने पड़ेंगे। ऐसे हम 300 ग्राम के पार्सल के लिए निकाल लेंगे। 300 के लिए 6 बार में 50 आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब पहले 50 के लिए तो 5 रुपये और फिर उसमें अतिरिक्त जितने थे उतने 3 रुपये उसके लिए, तो हम इनको ऐड कर देंगे। 5, 3, 8, 3, 11, 3, 14, 3, 17, 3, 20 रुपये। तो ये हमारा आ गया 20 रुपये। 250 ग्राम के लिए 17 रुपये, 300 ग्राम के लिए 20 रुपये। ऐसे ही हम पत्र का निकाल लेंगे। पत्र जो थे हमारे 20 ग्राम के थे और 35 ग्राम के थे। अब 20 ग्राम के लिए कह रहा है कि 5 रुपये देने पड़ेंगे, तो इसके लिए तो 20 ग्राम या उससे कम के लिए 5 रुपये, तो इसके लिए तो सीधे सीधे 5 रुपये। और 35 ग्राम के लिए कह रहा है कि जो 20 ग्राम है इसको भी हम तोड़ लेते हैं 20 और 15 में, क्योंकि ये कह रहा है 20 ग्राम के लिए 5 रुपये, तो इसके लिए 5 रुपये हो गए। और प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम के लिए कह रहा है कि 2 रुपये देने पड़ेंगे, तो इसके लिए 2 रुपये देने पड़ेंगे, तो ये 7 रुपये देने पड़ेंगे। अब हमसे कुल डाक शुल्क पूछा था, तो कुल निकालने के लिए 250 ग्राम पार्सल के लिए हमें 17 रुपये देने हैं, 300 ग्राम पार्सल के लिए हमें 20 रुपये देने हैं, 20 ग्राम पत्र के लिए 5 रुपये और 35 ग्राम पत्र के लिए 7 रुपये। सबको ऐड कर देंगे। 20, 17, 37, 5, 4249 रुपये, यानी उसे 49 रुपये कुल डाक शुल्क देना पड़ेगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें 250, 300 ग्राम के पार्सल जमा करने थे,
तो 250 ग्राम को हमने 50 में चेंज कर लिया, क्योंकि हमें 50 में ही दिया हुआ है कि 50 ग्राम या उससे कम के लिए 5 रुपये, प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 3 रुपये। तो हमने 50 ग्राम में चेंज कर लिया। फिर तो पहले 50 के लिए 5 रुपये, फिर अतिरिक्त के लिए 3 रुपये, तो ये हमारा 17 रुपये टोटल आ गया। ऐसे ही हमने 300 ग्राम को चेंज कर लिया, 20 रुपये आ गया। फिर हमसे पत्र में कह रहा था 20 ग्राम या उससे कम के लिए 5 रुपये, तो 5 रुपये हो गए। 35 ग्राम को हमने ऐसे 20 और 15 में चेंज कर लिया, तो 20 ग्राम के लिए तो 5 रुपये, प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम के लिए 2 रुपये, तो हमारा टोटल 7 रुपये आ गया। सबको हमने ऐड कर दिया तो 49 रुपये हमारा आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है मैं कौन सी संख्या हूँ, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ, मैं 3, 4, 6 का सार गुणज हूँ, मेरे कुल 9 गुणनखंड है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमको दिए थे 56, 24, 36 और 48। हमसे कह रहा है कि मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ, तो ये सारी ही सम संख्या है। आगे हमसे कह रहा है कि मैं 3, 4, 6 का सार गुणज हूँ, तो ये 6, 5, 11 इसका टोटल होगा, तो ये 3 से तो कटेगा नहीं, तो ये आंसर हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये भी 3, 4, 6 का गुणज है, ये भी 3, 4, 6 का गुणज है, और ये भी 3, 4, 6 का गुणज है। तो ये 3 से भी कट जाता है, 4 से भी कट जाता है, 6 से भी, ये भी 3, 4, 6 से कट जाता है, और ये भी 3, 4, 6 से कट जाता है। लेकिन हम लास्ट पॉइंट दिया है मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं, तो 9 गुणनखंड है। अब इसको हमें देखना पड़ेगा। ये 24 है, जैसे इसके अगर हम गुणनखंड देखते हैं कितना होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है और 24 हो सकता है। तुम देखते हैं कितने गुणनखंड आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आए। लेकिन हमें क्वेश्चन में कहा था कि 9 गुणनखंड है, तो ये तो आंसर गलत हो गया। आगे कह रहा है 36 के देख लेते हैं। 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 3 से, 4 से, 6 से, 6 के बाद 9 से, 9 के बाद 12 से, 12 के बाद 18 से, 18 के बाद 36 से। अब हम देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी ये इसके 9 गुणनखंड है, तो हमारा ये सही उत्तर यही हो जाएगा। आगे हम 48 के भी देख लेते हैं। 48 है 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 6 के बाद 8 से, 8 के बाद 12 से, फिर 16 से, फिर 24 से, फिर 48 से। तो हम इसके देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गुणनखंड है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 36 जो है हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि 36 एक सम संख्या भी है। 3, 4, 6 का सार गुणज भी 3 से भी कट जाता है, 4 से भी कट जाता है, 6 से भी कट जाता है, और इसके 9 गुणनखंड भी हैं। हमने देखा है 9 गुणनखंड भी हैं, तो सही उत्तर जो हमारा होगा वो 36 होगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।